अगर आप पूरा वेस्टर्न मीडिया देखें तो वेस्टर्न मीडिया में ये जो हूती हैं, इनको ये इस रूप में पेश किया जाता है कि ये इनका रिमोट जो है वो ईरान के पास में है। जी। हमेशा उसको ईरान बैक्ड हूती कहा जाता है, ईरान समर्थित हूती कहा जाता है। तो उसमें अगर बात हूती पर जो अटैक होगा वो या सिर्फ हूती तक सीमित रहेगा या उसके दायरे में ईरान को भी लिया जाएगा, ये सवाल भी दुनिया के सामने आ खड़ा हुआ है। तो और अगर वो होता है तो फिर उसके जवाब में जो हूती हैं और ईरान है, वो क्या एक्शन लेंगे और ये चीज़ें किस तरफ जाएंगी, इसका अनुमान लगाना अभी बहुत आसान नहीं है। लोगों के दिमाग में वैसे तो बना हुआ है कि अमेरिका और ब्रिटेन अगर आ जाएंगे तो ये देश क्या करेंगे, लेकिन अब हुँ। स्थितियां पहले जैसी नहीं रही। इन देशों की भी अपनी तैयारियां हैं और चूंकि ये गौर करने की बात है कि ये सारी लड़ाई इन देशों के पास में हो रही है जहां से अमेरिका की काफ़ी दूरी है। तो एक तो ये स्थिति है। दूसरी चीज़ जो आपने जिसका जिक्र किया पिछले संयोग की यह बात है कि साल के आखिरी यानी 2023 के आखिरी 3-4 दिनों में यूक्रेन के मोर्चे पर भी युद्ध में काफ़ी तेजी देखी गई। पहले रूस ने बहुत व्यापक रूप से यूक्रेन के ठिकानों पर हमले किए, मिसाइलें भी दागी गईं, कुछ जगहों पे हवाई हमले भी किए गए। और चूंकि यूक्रेन तो एक तरह से वो पराजित हो चुका देश है, उसके पास बहुत ज़्यादा अब उसके पास स्थितियां बची नहीं है रूस का मुकाबला करने का, लेकिन अभी उसके पास कुछ तो स्थितियां हैं। तो उसने उसका जवाब देने के लिए रूस के भीतर एक मॉल पर उसने मिसाइल डाल दी, जिससे कि वो मॉल काफ़ी नष्ट हो गया एक तरह से कम 24 लोग मारे गए, इस बात की तो पुष्टि हो चुकी है, जी। जिसमें अनेक बच्चे हैं। और उसके जो वीडियो आए हैं उसमें देखकर अब चूंकि मॉल क्या है कि मॉल एक अ, असैनिक नागरिक ठिकाना है। हम जो युद्ध के नियमों के हिसाब से असैनिक ठिकानों को निशाना नहीं बनाया जाता। दो दो देशों की सेनाओं में लड़ाई होती है, वो एक दूसरे के ठिकानों को निशाना बनाते हैं। असैनिक ठिकानों को निशाना बनाना युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। जी। लेकिन एक हताश पक्ष ने के तौर पर ये यूक्रेन की तरफ से ये एक्शन लिया गया। उसके कुछ ही घंटों के बाद यानी 24 घंटे के अंदर रूस ने उसके जवाब देने के लिए जो जो सीमाई इलाके हैं उस पर उसने पर एक होटल जो खार्कोव इलाका है, एक होटल पर उसने मिसाइलें दागी और उस होटल को पूरा ध्वस्त कर दिया। रूस की तरफ से कहा गया है कि ये होटल जो है इसमें यूक्रेन के रणनीतिकार बैठे हुए थे, जो ये सारी स्ट्रेटजी बना रहे थे। जी। 100 से ज़्यादा जो किराए के जो इनके सैनिक हैं, जो अलग-अलग देशों से जुटाए गए थे यूक्रेन के पक्ष में लड़ने के लिए, तो 100 हुँ। से ज़्यादा वैसे सैनिक वहाँ पर थे, भाड़े के सैनिक। तो रूस का दावा है कि उन सबको हमने समाप्त कर दिया है इस हमले के साथ। तो आप देखिए चीज़ें जो हैं अचानक काफ़ी साल के अंत में आके सुलग गई। अब उसके बाद कल अ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नए साल का पर अपने देशवासियों को संदेश दिया। उस संदेश में उन्होंने कहा कि ताइवान का एकीकरण अवश्यंभावी है, वो होना ही है। ताइवान का चीन में एकीकरण होना ही है, उस वो और ये बातें वो पहले भी कहते रहे हैं, लेकिन इस जी। मौके पर उनकी ये जो घोषणा है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ताइवान में 13 तारीख को, इसी महीने की 13 तारीख को, हाँ, वहाँ जी। राष्ट्रपति का भी चुनाव होगा और उसी दिन संसदीय चुनाव भी होगा। ताइवान में 2 तरह के फोर्सेस हैं। एक वहाँ की जो अभी की सत्ताधारी पार्टी है डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी डीपीपी, और दूसरी जो प्रमुख पार्टी है वो है गुओमिंगतांग। गुओमिंगतांग जो है वो
वह पार्टी है चियांग काई शेक की, जिसका पूरे चीन पर शासन था। और जब वहाँ पर रिवॉल्यूशन हुआ था, जब माओ जेदुंग की लीडरशिप में कम्युनिस्ट पार्टी का ने सत्ता को अपने हाथ में लिया था 49 में, तो उस समय ये कुओमिंटांग के लोग भागकर ताइवान चले गए थे, जिसको उस समय फार्मोजा कहा जाता था। तो ये लोग वहाँ चले गए थे, और वो जो एक ताइवान, वो चीन का जो द्वीप है ताइवान, वहाँ ये लोग जाकर वहाँ इन्होंने अपना शासन कर लिया था। कुओमिंटांग चीन के एकीकरण का समर्थक है वो, लेकिन उसका वो क्लेम ये है कि पूरे चीन पर हमारा शासन होगा, कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं। लेकिन वो ताइवान को अलग करने का समर्थक नहीं। कुओमिंटांग पूरे चीन को एक ही देश मानती है जो कुओमिंटांग पार्टी है, लेकिन वो कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ है। ये जो डीपीपी है, ये ताइवान को अलग स्वतंत्र देश बनाने की समर्थक पार्टी है। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।